संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह न्याय है। संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया। इस बिल का विपक्ष ने पूरा विरोध भी किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया। खैर, किसने क्या कहा और इसके अलावा इस पूरे बिल से अब क्या कुछ बदल जाएगा, वक्फ के विवाद के सवालों के जवाब क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। तमाम विवादों के बीच आखिरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया गया है। इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए। बिल में कहा गया कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे ही पेश किया गया, वैसे ही विपक्ष ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। बिल पेश होने पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान हिंदू और सिख गुरुद्वारा के लिए नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप इस बिल को यहां ला रहे हैं, इसके बारे में आपसे सवाल पूछता है कि आप देश को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं, आप जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, आप दुश्मन हैं मुसलमानों के और इसका सबूत ये बिल है। Under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill, sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC as WB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary, why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee.
How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूँ। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid, and waqf properties, sir. Take this example of 107. You've made it more difficult. To be removed, encroachment happen. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। वहीं इस बिल पर केसी वेणुगोपाल ने भी विरोध जताया और बोला कि आज सरकार मुस्लिमों के खिलाफ जा रही है, ऐसे में क्या कल को जैन और ईसाइयों के खिलाफ भी वो ऐसा ही कदम उठाएंगे। Thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers, those who are believe in the God and those who are be that they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. To manage this own affairs in matters of religion. To own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitutes the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that Guruvayur temple, there is a temple Devasam board. Anybody can believe that that temple Devasam board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. Sir, that we are talking about you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jain. Next you will go for Parsi. Next you will go for... Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with Hindu, sir, in our tradition. What is the tradition of Indian? What is the culture of India? We are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer, but same time we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. This bill is specialized, but you don't understand that. Last time people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics India people will not going to buy now. Now again you are trying to experiment that bill. Sir, again this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also.
इसके अलावा रामपुर से लोकसभा सांसद मोहिबुल्लाह ने भी इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और कहा कि ये बिल मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है। सर, सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रोंद रहे हैं। और वक़फ़ अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि ये बिल बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसे नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? अन्य धार्मिक मसले में कोई गैर बिरादरी का नहीं आता तो फिर वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। सदन में अखिलेश यादव के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। शाह ने तुरंत खड़े होकर अखिलेश से कहा कि अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ विपक्ष के नहीं बल्कि पूरे सदन के हैं। आप इस तरह की गोलमोल बात नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी
राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन किया। ललन सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में
हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था, हम उसके गवाह हैं। ये तो हुई बात बिल पर आए लोगों के रिएक्शन की। अब बात बिल की 4 प्रमुख बातों की कर लेते हैं। सभी मौजूद वक्फ संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान, नया कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर मौजूद वक्फ संपत्तियों की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों की सीमा, पहचान, उनका उपयोग और उनके इस्तेमाल करने वाले की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही वक्फ बनाने वाले का नाम और पता, तारीख और उनका तरीका, सब कुछ वक्फ की देखरेख और प्रबंधन करने वाले मुतबल्ली की जानकारी में होगी। वक्फ संपत्ति से होने वाली सालाना आमदनी की जानकारी भी इसमें शामिल होगी। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी, संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसका फैसला राज्य वक्फ बोर्ड नहीं कर सकेंगे। कानून लागू होने के बाद हर नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। नया वक्फ संपत्ति दस्तावेज के बिना नहीं बनाया जा सकेगा। नए वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ बोर्ड में आवेदन देना होगा। आवेदन की जांच के लिए वक्फ बोर्ड जिला कलेक्टर के पास भेजेगा। जिला कलेक्टर के पास ही आवेदन की जांच का अधिकार और कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही वक्फ का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कलेक्टर ने रिपोर्ट में संपत्ति को विवादित या सरकारी जमीन करार दे दिया तो रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने पर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। कोई भी सरकारी जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं बनाई जा सकेगी। कानून लागू होने के बाद वक्फ संपत्ति घोषित हो चुके मौजूदा सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। जमीन सरकारी है या नहीं, इसकी जांच और निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर के पास होगा। जिन वक्फ संपत्तियों की जांच सर्वे कमिश्नर कर रहे हैं, उनकी जांच कलेक्टर को सौंपी जाएगी। केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्डों को ज्यादा व्यापक और सर्वसमावेशी बनाने का प्रावधान, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री काउंसिल के चेयरमैन होंगे। 3 सांसद भी इसके सदस्य होंगे। केंद्रीय काउंसिल के सदस्यों में 2 महिलाओं को भी शामिल करना अनिवार्य होगा। 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। मैनेजमेंट, वित्तीय मैनेजमेंट और प्रशासन और इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी सदस्य बनाए जाएंगे। राज्य वक्फ बोर्डों में अधिकतम 11 सदस्यों का प्रावधान होगा। 2 महिला और 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल होंगे। बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी सदस्य बन सकेंगे। सदस्यों में शिया, सुन्नी और ओबीसी वर्ग का कम से कम 1 प्रतिनिधि अनिवार्य है। विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को ऊंची अदालतों में चुनौती देने का प्रावधान 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, ये बनाया गया। फिलहाल ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।